न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं तो हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होता है। और फिर सेकेंड लॉ में ये बताता है कि कितनी अमाउंट का फोर्स कितनी अमाउंट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। ये एक क्वांटिटेटिव मेजर देता है। और लेकिन तब हमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि एक्सटर्नल फोर्सेस के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, किस एजेंसी से एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, कोई रॉकेट जो कहीं स्पेस में फ्लाई कर रहा है, उस पर स्पेस में कोई भी सोर्स नहीं होता है एक्सटर्नल फोर्स का, तो फिर वो कैसे फ्लाई करता है। इसका जवाब है कि रॉकेट अपने अंदर से गैसेस इजेक्ट करता है, और जब रॉकेट गैसेस के ऊपर एक फोर्स लगाता है तो गैसेस भी इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से रॉकेट फ्लाई करता है। हम इसी चीज़ को और डिटेल से समझेंगे कि किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट ए जब किसी ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स अप्लाई करता है तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर सेम अमाउंट का बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए इस ऑब्जेक्ट बी को पुश करता है, तो ऑब्जेक्ट बी भी इस ऑब्जेक्ट ए को पुश करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि बी पर अप्लाइड फोर्स ए के द्वारा बी पर ए के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होता है ए पर बी की वजह से फोर्स जो आता है उसके, बट क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट है तो ये दर्शाने के लिए हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। जैसे आप अगर किसी स्प्रिंग को पुश करोगे तो स्प्रिंग भी अपोजिट डायरेक्शन में ठीक उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी और अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आने की कोशिश करेगी। ये सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए ही सही नहीं है, बल्कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए भी सही है। हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब म्यूचुअल इंटरेक्शंस हो रही हो तब न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी एप्पल पर अर्थ अपनी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तो ये एप्पल जो होगा ये भी इस अर्थ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो कि एग्जैक्टली इक्वल होगा इस फोर्स के। लेकिन हम एप्पल को तो अर्थ की तरफ मूव करते हुए देखते हैं, पर किसी ने भी अर्थ को एप्पल की तरफ मूव करते हुए नहीं देखा है। इसका क्या कारण है? इसकी वजह है अर्थ का मास। जैसे एप्पल का अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे F=ma फॉर्मूले से, तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन मास। अब ऐसा ही अर्थ का भी एक्सेलरेशन निकलेगा। अर्थ का एक्सेलरेशन होगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बट डिफरेंट अमाउंट ऑफ मास, और यहाँ पर अर्थ का मास इस एप्पल के मास के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा बड़ा है। हालांकि फोर्स दोनों पर ही सेम है, इस वजह से अर्थ का एक्सेलरेशन जो होगा वो बहुत कम होगा, इतना कि अर्थ को बेरली मूव करवा सके। इसलिए नॉर्मली आप एप्पल को ही गिरता हुआ देखेंगे, ना कि अर्थ को एप्पल की तरफ। जैसे ये कोई बुक है जो किसी टेबल पर रखी हुई है, क्योंकि ये बुक रेस्ट पर है, और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में ये देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रखा हुआ है तो उस पर काम करने वाला एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि इस बुक के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ पर इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ख़त्म करने के लिए और नेट फोर्स को ज़ीरो बनाने के लिए कोई अदर फोर्स काम करता हुआ होना चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि ये बुक जो है इस टेबल को पुश कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उस वजह से ये टेबल भी इस बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और नॉर्मली इसके लिए नॉर्मल शब्द का यूज़ किया जाता है। हम कहते हैं कि इस बुक के ऊपर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो कि सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। सो ये जो नॉर्मल फोर्स होगा ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर देगा, इसलिए ये जो बुक है ये रेस्ट पर पड़ी रहेगी। लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो नॉर्मल फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के रिएक्शन फोर्स को नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुक के ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है अर्थ के द्वारा, उतना ही फोर्स ये बुक अर्थ के ऊपर जो लगाएगी वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन फोर्स होगा। जबकि यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स इस टेबल के द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि इस फोर्स का रिएक्शन फोर्स है कि ये बुक इस टेबल के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा।